यानी जो हमारे क्रॉप प्लांट है उसकी जो हम वाटरिंग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इरिगेशन, दैट वी कॉल द इरिगेशन। इसको हम लोग इरिगेशन कहते हैं। Admit. So 30, 31, 30 students have joined us. So वॉइस क्लियर नहीं है। सर बहुत आवाज आ रही है। सभी लोग अपना माइक्रोफोन बंद करें। यस, सभी अपना माइक्रोफोन बंद कर चुके हैं ना। सौरभ पाल अपना माइक्रोफोन बंद करें। सौरभ पाल माइक्रोफोन बंद करें। Okay, so now the voice is clear. So if you can hear me, just write yes. Yes, okay, okay. I got your answers. So irrigation की बात करें, if we talk about your irrigation, talking of your irrigation, तो irrigation क्या है? It's just watering your plant. वो नहीं रही थी उसकी, वो नहीं रही थी उसकी, ये क्या है मतलब है? अपूर्वा कीर्ति, सर क्लास, सर एसएससी क्लास, अंजलि की, ओके एसएससी क्लास चलती हैं, ठीक है। सो सौरभ माइक्रोफोन वीडियो बंद करो। ओके, सो इरिगेशन क्या है? इज वाटरिंग ऑफ प्लांट। सो यू कैन सी ओवर हियर, आप लोग को स्क्रीन में दिख रही है, बुक दिख रही है? यस सर दिख रही है। यस सर दिख रही है। यस सर। इसमें हमने अपने आप को पिन कर रखा है। हाँ, सो यू कैन सी ओवर हियर, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग योर प्लांट। सो वाटरिंग ऑफ द प्लांट कॉन्स्टेंटली, तो क्या होता है, जो सॉइल है उसका इवेपोरेशन होता रहता है। सॉइल का क्या होता है? इवेपोरेशन हमेशा होता रहता है। सॉइल इवेपोरेट होता रहता है, सॉइल से वाटर इवेपोरेट होता रहता है और कुछ वाटर अंडरग्राउंड चला जाता है। तो हमें समय समय पर जो है पेड़ों में पानी देने की जरूरत है। पेड़ों में पानी देने का मतलब क्रॉप प्लांट्स में पानी देने की, तो दैट इज कॉल्ड योर इरिगेशन। सो अगर हम बहुत लंबे समय तक इनको वाटरिंग नहीं करेंगे, हाँ, आई विल टॉक अबाउट द इरिगेशन सिस्टम, आदित्य जोशी। तो अगर हम लंबे समय तक इन्हें वाटरिंग नहीं करेंगे तो ये जो है क्या होगा, ये क्रॉप प्लांट्स है, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव, एंड आफ्टर दैट दे ये क्या होंगे, दे विल जो है ड्राई आउट और अल्टीमेटली डाई आउट कर जाएंगे। और दूसरी चीज जो इरिगेशन इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो भी मिनरल और फर्टिलाइजर्स हैं, इसके एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारा वाटर, कि वाटर के थ्रू ही। यस खुशी, अंशु, हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड के बारे में पढ़ेंगे, पहले हम लोग थोड़ा सा इरिगेशन के बारे में देख लेते हैं। why it is necessary, so इसके बारे में अभी हम why irrigation is necessary। so पहला है, अगर हम बेड प्रिपरेशन के दौरान भी करें तो पहले एक हम लोग जो है पलेवा करते हैं, अगर आप तो सब लोग हिंदी में जानते हो, तो उसमें हम लोग लूजनिंग ऑफ सॉइल को, सॉइल की लूजनिंग करने के लिए भी हम लोग जो है उसको प्लोइंग करते हैं। मिट्टी को प्लोइंग करने के लिए हम लोग इरिगेशन कराते हैं ताकि सॉफ्ट हो जाए। दूसरी चीज क्या है कि जब इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स, अगर हम जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स कराएंगे तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनदर थिंग इज, तो ये जो है ये ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी नहीं दोगे तो ग्रोथ नहीं होगी, पेड़ मर जाएंगे वैसे ही। और फोर्थ थिंग इज दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड फिफ्थ थिंग इज दैट इट, जब ये जो लू होती है, लू, हॉट एयर करंट, लू हम सिंपली लू कहेंगे, तो लू से बचाने में बहुत अच्छा योगदान है। जैसे लू
या फिर गर्म हवा बहुत ज्यादा जब चलती तो पेड़ मरने लगते हैं। लेकिन अगर आपने उसको इरिगेशन दे दी, यानी उसको पानी दे दिया है बहुत अच्छे से, तो पेड़ मरेंगे नहीं, है ना। एक इसका इल इफेक्ट भी होता है, अगर हवा बहुत तेज चल रही हो या ऐसा विंडी मौसम बहुत ज्यादा हो और उसी समय आपने पानी लगा दिया तो पेड़ गिर भी जाते हैं, फॉल डाउन भी कर जाते हैं। नेक्स्ट इज योर फैक्टर्स Yes, sir. अफेक्टिंग द इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। तो भाई हर क्रॉप की जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, ये नहीं एक सी नहीं। जैसे कि एक बहुत कॉमन एग्जांपल आप देखिए, धान के खेत में पानी भरा रहना चाहिए घुटने तक, सब कहते हैं ना घुटने तक, नीज तक जो है पानी भरा रहना चाहिए। लेकिन ये फंडा जो है, ये जो इतना पानी गेहूं के खेतों में नहीं होना चाहिए, सड़ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि नेचर ऑफ क्रॉप, यानी जो इरिगेशन रिक्वायरमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ क्रॉप पे, किस नेचर का क्रॉप है। दूसरी चीज नेचर ऑफ सॉइल। अब जो अगर रेतीली जो मिट्टी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तुम्हारा लूमी सॉइल है, ठीक है, तो लूमी सॉइल है या सैंडी सॉइल है, लूमी सॉइल मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले होता है, तो इन दोनों में ही हमें ज्यादा इरिगेशन करना है। लेकिन क्लेई सॉइल में हमें कम इरिगेशन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, बहुत देर तक पानी वहां रुका रहता है, पानी नीचे नहीं जा पाता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इरिगेशन जो है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा क्रॉप हम उगा रहे हैं, कौन से सॉइल में हम उगा रहे हैं और कौन सा सीजन है। सीजन इसलिए भाई जब गर्मी पड़ रही है, तो जब गर्मी के सीजन, समर सीजन में अगर आपकी क्रॉप खड़ी है तो उसको ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट रहेगी। ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट इसलिए रहेगी क्योंकि उस समय ज्यादा इवेपोरेशन रेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द एनवायरनमेंट। क्लियर? आई होप आई एम क्लियर। तो मैं लिख दे रहा हूँ चैट बॉक्स में। irrigation, yes, environment depends on nature of crop, nature of soil and season. ठीक, so it depends on this. Now nature of crop की बात करें तो some of the crops they require only a specific amount of the water during the various stage of their growth and ripening. Some need more whereas some need less. So example your paddy crop. So paddy crop is the planted in the standing and require continuous irrigation, whereas the wheat, gram and cotton do not require much water. तो पैडी को तो बहुत सारा पानी चाहिए। सर वॉइस कट रही है, नहीं आ रही। ओके, वॉइस थोड़ा सा आप लोग देखिए, आप लोग का इंटरनेट की प्रॉब्लम तो नहीं है? यहाँ पे भी थोड़ी सी इंटरनेट की स्पीड कम है, इस वजह से हो सकता है। तो मैं थोड़ा धीमे धीमे बोलता हूँ। तो जो पैडी क्रॉप है उसकी वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू वीट, ग्राम एंड कॉटन। अच्छा, दूसरी चीज जैसे कुछ अगर हम वीट की बात करें तो उसको इरिगेशन अलग अलग स्टेजेस में चाहिए। जैसे कि बिफोर प्लोइंग द फील्ड, यानी जोतने से पहले, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, जब फूल आ रहे हैं उसमें तब चाहिए, और एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रेन। तो अलग अलग स्टेजेस पे चाहिए पानी, ऐसा नहीं कि हमेशा पानी देते रहिए। तो ये डिपेंड इस पे भी कर रहा है कि नेचर ऑफ क्रॉप, और नेचर ऑफ क्रॉप के बाद डिपेंड उस पे कर रहा है कि कौन सी स्टेज में है हमारा। अगर वो फ्लावरिंग की स्टेज में है तो उस समय हमें पानी देना। खरीफ क्रॉप नीड मोर वाटर, यस ऑफ कोर्स खरीफ क्रॉप नीड मोर वाटर। व्हाई? बिकॉज द नेम सजेस्ट दे आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, इनको रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। अब सॉइल की बात करें, अब जब हमने तुरंत बताया था सैंडी सॉइल की बात कर रहे थे, तो सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल दो मेन टाइप ऑफ सॉइल है। तो सैंडी सॉइल में ज्यादा फ्रीक्वेंटली यानी बार बार हमें पानी देने की जरूरत है, क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत
कम है, जो भी पानी उसको दिया जाएगा वो सब क्विकली परकुलेट डाउन कर जाएगा, सॉइल के अंदर चला जाएगा। और जब सॉइल के अंदर चला जाएगा तो जो प्लांट उसको एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाएंगे तो इस वजह से हमें क्या है कि बार बार इरिगेशन करने की जरूरत कर रही है। यानी अगर आप गेहूं की भी फसल कर रहे हो लेकिन आप सैंडी सॉइल में कर रहे हो तो आपको ज्यादा इरिगेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू डू फ्रीक्वेंट इरिगेशन ऑफ योर क्रॉप फील्ड। अनदर इज, अगर हम बात करें क्लेई सॉइल की तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो जब उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो उतना फिर हमें उसको जो है क्या कहते हैं, उतना फिर हमें उसको जो है नहीं देना है, ठीक है, उतना हमें उसको वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि उसमें पानी रुका रहता है तो आसानी से धीमे धीमे प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट कम्स योर, अब हम सीजन की बात करें, वेरियस सीजन्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग सीजन में आप देखिए कि जब गर्मी बहुत पड़ रही है, इवेपोरेशन रेट बहुत ज्यादा हो गया है, तो जब इवेपोरेशन रेट बहुत ज्यादा हो गया है तो क्या होगा कि पानी आपको ज्यादा देना पड़ेगा क्रॉप में, क्योंकि जितना आप दे रहे हो उससे ज्यादा इवेपोरेट हो जा रहा है, तो प्लांट्स ड्राई आउट बहुत जल्दी जल्दी होंगे। लेकिन जब यही आप थोड़ा विंटर सीजन की बात करो, ठंडा है, जो रबी क्रॉप के लिए लागू होता है, तो वहां पे आपको इतना पानी नहीं देना है क्योंकि इवेपोरेशन रेट कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर। ओके, वीएस श्रुति पटेल, इसलिए सैंडी सॉइल में वाटरमेलन उगाया जाता है। जाहिर सी बात है उसको कम वाटर की जरूरत है। अब सोर्स ऑफ इरिगेशन, अब हम क्या बात करते हैं, सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी कहाँ से पानी ये जो हम इरिगेट कर सकते हैं। तो रिवर्स से, डायरेक्ट रिवर्स से हम वाटर लिफ्ट करके अपने फील्ड्स में दे सकते हैं, कैनाल्स में, कैनाल्स नहर, वेल से, कुओं से, ट्यूबवेल से, डैम से, पॉन्ड्स, लेक, रिवर। तो यू शुड नो ऑल अबाउट दिस। So next is your कि रेन, अब अल्टीमेट सोर्स कौन है? अल्टीमेट सोर्स तो तुम्हारा रेनफॉल है। क्यों अल्टीमेट सोर्स रेनफॉल है? अगर बारिश नहीं होगी तो कहीं भी ये मान के चलिए कि आपको ये जितने सोर्सेज हैं सब सूख जाएंगे, कोई भी जो है सोर्स नहीं बचेगा, सब ड्राई आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब ये क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता दें तो आपको कई बार ये लॉन्ग आंसर में आता है, वहां पे आप लोग को ट्रेडिशनल मेथड को डिस्क्राइब करना रहता है या फिर ट्रेडिशनल मेथड का एक नाम लिखना रहता है, ठीक है, एक आपको नाम लिखना रहेगा। अब यहाँ पे वेरियस ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे कि मोट, पुली सिस्टम है, चेन पंप, ढेकली और रहट। ये रहट लीवर सिस्टम है। देखिए अब मोट की बात करें तो मोट में एक बहुत चमड़े का एक बड़ा सा जो है बैग टाइप रहता है, जिसमें कि क्या होता है कि जब वो और उसको रोप से बांधा रहता है और पुली के साथ मदद से, आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये मोट है, दिस वन इज मोट। एंड यहाँ पे जो कुएं से पानी विड्रॉ कर रहे होते हैं और यहाँ पे जो बैल होता है वो आगे पीछे जाता है और उस मोट को ऊपर करता है। तो दिस सिस्टम, इससे भी ट्रेडिशनल इरिगेशन किया जाता था ट्रेडिशनल टाइम में। लेकिन ये मोट सिस्टम और ट्रेडिशनल सिस्टम की एक खास बात ये है कि ये इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? ये जो है बहुत डीप वेल्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, यानी ये कहाँ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? जहां पे वाटर लेवल बहुत नीचे नहीं है वहीं की। इसी तरह चेन पंप का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि दैट चेन पंप इज यूज्ड टू सोर्स लिफ्ट द वाटर फ्रॉम सोर्स लाइक स्टीम, पॉन्ड और लेक। अगर आप स्टीम, पॉन्ड और लेक की बात करें तो सरफेस पे वाटर होता है, अंडरग्राउंड नहीं होता है। तो जब सरफेस पे वाटर है वहीं पे आपको थोड़ा सा उठाना है,
तब हम लोग चेन पंप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा जाइंट व्हील होता है जो कि एक जगह फिक्स होता है और फिर वो रोटेट करता है, उसमें स्मॉल बकेट्स लगी रहती हैं उस व्हील के ऊपर, और जब वो रोटेट करता है तो उसकी मदद से ये यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है सरफेस वाटर है। और ये जो चेन पंप है इसमें भी हम लोग चेन पंप्स में क्या होता है कि यहाँ पे एनिमल्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे, बुलक्स वगैरह का। और ये देखिए यहाँ बकेट, स्मॉल स्मॉल बकेट्स दे आर हैंगिंग ओवर देयर, और फिर स्मॉल बकेट्स से ये लिफ्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये याद जरूर रखें कि चेन पंप का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब हम लोग सरफेस वाटर, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एंड लेक, ये आप लोग नोट डाउन कर लें। और मोट का इस्तेमाल थोड़े से गहरे पानी को, यानी कुएं से पानी निकालने के लिए। अब जो ढेकली है, ढेकली एक कैसा लिवर सिस्टम है। यहाँ पे पिक्चर से बहुत आसान अच्छे से आपको क्लियर हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि एक लिवर लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें एक एंड पे ऑलरेडी वेट इज गिवन ओवर देयर, ये एक एंड पे वो वेट दिया गया है, और दूसरा एंड क्या है, वहां पे बकेट फिक्स की गई है। तो बकेट जब वाटर फिल्ड हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बिकॉज ऑफ दिस वेट एंड ग्रेविटेशनल पुल ये क्या होगा, ये बाल्टी ऊपर लिफ्ट हो जाएगी। और किसान को क्या करना रहता है, सिर्फ हल्का सा इसे उठाना रहता है जब उसे डिप करना है बकेट को। और ये भी एक चीज याद रखिए कि इसका भी इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, जहां पे बहुत डीप वाटर नहीं है, सरफेस वाटर है, वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं लिवर सिस्टम का। आप अगर बहुत डीप जाएंगे, यानी एक चीज अगर देखें तो ढेकली और मोट में सबसे मोट कब इस्तेमाल करेंगे, जब और ज्यादा गहरा हमको पानी निकालना है कुएं से। लेकिन ढेकली का इस्तेमाल एक लिमिटेड उसमें हो सकता है, यानी आप समझ सकते हैं लिवर की अपनी लिमिटेशन है। तो वो और ज्यादा जब बहुत ग्राउंड लेवल, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है ज्यादा नीचे नहीं रहेगा, तब हम लोग ढेकली का इस्तेमाल करेंगे। Another is, this is a Rehet system. So Rehet system is drawn out from अब ये थोड़ा हम लोग मॉडर्नाइज देख रहे हैं, ये चेन पंप का ही एक दूसरा रूप है, मॉडिफाइड रूप, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ चेन पंप। यहाँ पे अगर हम देखें, लेकिन यहाँ पे जैसे चेन पंप का जो इस्तेमाल हो रहा था वो तुम्हारा जो है पॉन्ड्स, स्ट्रीम, लेक्स से विड्रॉ करने के लिए हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे और जो डीप वेल है वहां से हम लोग जो है चेन पंप का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी सेम एक व्हील, जाइंट व्हील रहता है, एक्सेल पे फिक्स रहता है, उसके ऊपर बकेट्स लगी रहती हैं, और उसके द्वारा ही, और दिस इज बीइंग पावर्ड विद द हेल्प ऑफ द एनिमल। इसको जो है जो घुमाने का काम है वो कैसे करते हैं, एनिमल की मदद से करते हैं, बुलक वगैरह की मदद से करते हैं, और फिर ये पानी को विड्रॉ करता है। So this नेक्स्ट आता है तुम्हारा, अब हम ये तो थे ट्रेडिशनल मेथड, तो मैंने आपको जो बताया वो याद रखने वाली चीज है। आपको ये ट्रेडिशनल मेथड, रजनीश सोनकर इतनी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो ये ट्रेडिशनल मेथड है ये, इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन किसी एक का पूछ सकता है, आपको सारे नाम आने चाहिए, और बेसिक डिफरेंस जो मैंने बताया कि सरफेस वाटर के लिए आप लोग चेन पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो ज्यादा डीप अंडरग्राउंड नहीं है तो वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, वहां पे आप यूज कर रहे हैं लिवर सिस्टम, जिससे हम लोग ढेकली कह रहे हैं। और जब डीप है तो रहेट है, और रहेट है और मोट, दो थोड़ा सा डीप में। ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसको डिस्क्राइब करने को भी आएगा। नाउ यूज ऑफ पंप। अब नाउ डेज की, अब ये जो इरिगेशन फील्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब उतना छोटे एरिया में इरिगेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ चुकी है, और साथ ही साथ हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो ये भी एक कंपल्शन भी है कि हमारा जो इरिगेशन होना चाहिए, या हमारी जो क्रॉप प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होनी चाहिए वो बढ़नी चाहिए। तो इसलिए हम लोग अब मॉडर्नाइज मेथड की तरफ बढ़ गए हैं, और मॉडर्नाइज मेथड में हम लोग पंप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और पंप्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लेक से,
पॉन्ड से, यहाँ सबसे पानी लिफ्ट कर सकें। और पंप्स जो है इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं, डीजल पे रन करते हैं, बायोगैस पे रन करते हैं, इन सब पे पंप्स जो है रन करते हैं। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, अब यहाँ पे ये हम जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन सिस्टम है, ये बेसिकली इसका बेसिक आइडिया क्या है? इसका बेसिक आइडिया है तुम्हारा कि वाटर को बचाया जाए, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। आई एम राइटिंग इन द चैट बॉक्स। Modern method of irrigation is to conserve the water, यानी पानी बचाने के लिए है ये मॉडर्न मेथड। अब इसमें आप देखिए एक स्प्रिंकलर सिस्टम है, पिक्चर में दिख रहा है, वहां पे ऐसे करके एक मेन पाइप होती है, उसके ऊपर एक वर्टिकल सब पाइप दिख रही है, ये यहाँ पे मेरा कर्सर आप लोग देख सकते हैं, सब पाइप इज देयर, और सब पाइप के ऊपर ही एक स्प्रिंकलर सिस्टम है, छिड़काव वाला सिस्टम लगा रहता है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो बगल में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, यहाँ पे पाइप लाइन इज देयर, और इसी में छोटे छोटे, और ये अंडरग्राउंड होती है, एक्चुअली ये सरफेस पे दिख रही है, ये अंडरग्राउंड होती है, और इसके अंदर ही छोटे छोटे क्या होते हैं कि पोर्स या छिद्र बना दिए जाते हैं, इनसे वाटर धीमे धीमे ऊज आउट करता है, कहाँ? डायरेक्टली टू द रूट्स। अब ये कहाँ, हाँ, अब ये कहाँ कहाँ यूज करते हैं? देखिए जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम हम कहाँ यूज करते हैं? जहां पे जमीन उबड़ खाबड़ है, यानी कहीं पहाड़ टीला, इस सब जगह हम स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पानी है उसको सफिशिएंटली ऊपर नीचे सब चढ़ना है थ्रू पाइप्स, तो वहां पे हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और वहां पे एक रोटेटिंग नोजल होता है, यानी जो मेन पाइप है जो जमीन पे बिछी है, उसके ऊपर एक वर्टिकल पाइप लगी है, और वर्टिकल पाइप के ऊपर एक नोजल फिट है, वो ऑटो रोटेशन शो करता है, ठीक है, वो धीमे धीमे, उसका डिजाइन ऐसा बनाया जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर, पानी के प्रेशर से ही वो रोटेट करता है और पानी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे फील्ड में करता है। मेन चीज ये याद रखिए कि दिस इज यूज्ड इन द अनइवन लैंड, जहां पे उबड़ खाबड़ जमीन है यानी पहाड़ वगैरह, वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत यूजफुल है सैंडी सॉइल में, क्योंकि धीमे धीमे पानी जाता है तो धीमे धीमे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जब तक पानी पर्कुलेट डाउन नीचे नहीं कर पाता। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी बहुत, जहाँ पे स्कैरसिटी, एक्सट्रीम स्कैरसिटी ऑफ वाटर इज देयर, यानी पानी की बहुत ज्यादा कमी है, वहां पे हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप समझिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या है, एक नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस होती हैं जिनको हम जमीन के में अंदर 6 to 1 फीट 6 इंच से लेके 12 इंच जमीन के नीचे दाबते हैं, और उनके पास उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे कूलर आप देखते हैं, कूलर में छेद होते हैं, वो बड़े होते हैं, उससे भी छोटे छेद होते हैं, और उसमें से पानी धीमे धीमे ऊज आउट करता है सीधे जड़ों में, और जड़ उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये पानी को बचाने का सबसे अच्छा तरीका, और ये आई थिंक ये इजराइल वगैरह में सबसे पहले इस्तेमाल करा गया था। और इसमें एक फायदा क्या है, इसमें मिनिमम यूज ऑफ वाटर है, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है, और जबकि जो नॉर्मल पानी लगाने की प्रक्रिया जो अभी भी आप लोग देख सकते हो कि यूपी में है, अदर स्टेट्स में भी है, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे जो है चैनल्स बना देते हैं, वाटर चैनल्स, और उसके थ्रू खेत में पानी भरने देते हैं, ये एक प्रक्रिया है। तो इसमें बहुत सारा पानी इवेपोरेट कर जाता है, ठीक है, बहुत सारा पानी क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है। तो इस वजह से ही जब बहुत सारा पानी का लॉस होता है। रिमूविंग ऑफ द वीड, तो रिमूविंग ऑफ वीड क्या है, वीडिंग, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वीडिंग, वीड्स जैसे खरपतवार, अनवांटेड प्लांट। अब अनवांटेड प्लांट कुछ भी हो सकता है, अगर आप सपोज आप जो है
वीट क्रॉप कर रहे हो और उसमें चने के पेड़ उगा रहे हैं, तो वो भी एक खरपतवार हो जाएगी, वीड्स हो जाएगी, वो क्रॉप नहीं रहेगी। तो कुछ भी अनवांटेड प्लांट उसको वीड। तो वीड्स को हम लोग क्या करते हैं हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, आइदर हम लोग जो है हाथ से हटाते हैं या फिर हम लोग इसके लिए जो है सिंपल इम्प्लीमेंट टूल का इस्तेमाल करते हैं, खुरपा वगैरह। तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं। अनदर इज कि इसके लिए हम लोग केमिकल का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 2,4-D एक वीडी साइट है। 2,4-D क्या है? एक वीडी साइट है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या करती है, खरपतवार को हटाती है। अब ये खरपतवार को हटाने का काम क्यों है? व्हाई इट इज एसेंशियल? बिकॉज यू कैन सी दैट ये जो वीड्स हैं, ये जो हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, जो सनलाइट मिल रही है, जो स्पेस है हमारे क्रॉप के लिए, उसको लेती है। तो इससे क्या होता है, जब उसको लेगी तो इससे हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो क्रॉप प्रोडक्शन कम ना हो इसलिए हम जो है खरपतवार को हटा देते हैं। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो दिस इज जस्ट टू रिड्यूस द कंपटीशन between the crop and the weed. Why we are doing the weeding process? To remove the competition between the कंपटीशन किसके बीच में हटाने के लिए, बिटवीन द क्रॉप एंड द वीड। इसलिए हम लोग वीडिंग प्रोसेस करते हैं। और वीड्स के साथ एक खास बात बहुत जुड़ी, और दूसरी चीज क्या है कि वीड्स के साथ एक बहुत खास बात यह है कि यहाँ पे वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं। ठीक है, ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं, यानी वीड्स जो है वो जो है उनके बीज प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सीड्स प्रोड्यूस करती हैं और बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती हैं। क्यों मल्टीप्लाई करती हैं? क्योंकि इनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है। वीड्स दे हैव द शॉर्ट लाइफ साइकिल। अब टाइप ऑफ वीड्स वेराई फ्रॉम फील्ड टू फील्ड। अब अलग अलग फील्ड और अलग अलग सीजन में वीड्स भी अलग अलग होती हैं। अब यहाँ पे एक कॉमन चीज ये याद रखिए कि आपको वीड्स के कुछ कॉमन वीड प्लांट के नाम आने चाहिए, जैसे कि वाइल्ड ओट, जवाई, ग्रास, घास, एमरेंथस, चिनोपोडियम, बथुआ, चौलाई एमरेंथस, ये सारे नाम आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए ताकि आप इसको दे सकें। ठीक है, तो दैट इज योर वाइल्ड ओट, ग्रास, एमरेंथस, चिनोपोडियम। अनदर इज योर, सिंस वीड्स आर हार्मफुल, सो इसको हम लोग रिमूव करते हैं। दिस रिमूविंग प्रोसेस इज नोन एज योर वीडिंग। तो वीडिंग को रिमूव करने के लिए हमने बताया भी हम लोग जो है खुरपा वगैरह, ट्रॉवल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसमें और एक और चीज हम लोग इसको पुल आउट हाथ से भी करते हैं मैनुअली। एक और चीज हम लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ केमिकल के नाम, वीडीसाइड्स, द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल द वीड्स, द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू किल द वीड्स, इसको हम लोग कहते हैं वीडीसाइड्स। तो इन वीडीसाइड्स में हमारा आता है 2,4-D, MCPA and Butlocker. So these are the three names that you have to keep remember. So 2,4-D, MCPA and Butlocker, ये तीनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, वीडीसाइड्स के नाम आपसे जरूर पूछे जाते हैं। इसको हम लोग स्प्रे करने के लिए हम लोग स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं केमिकल्स को स्प्रे करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज योर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, कटाई। हाँ, वीडीसाइड सर क्रॉप को सर डैमेज करती है सर, उसको नुकसान पहुंचाती है? नहीं, क्रॉप को वो नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज योर हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग की बात करें तो हार्वेस्टिंग क्या है, जब हमारी फसल जो है 3-4 महीने ग्रो कर गई और एकदम मेच्योर हो गई, ब्राउन हो गई, तो अब उसका जब कलर चेंज हो गया, हरे से गोल्डन ब्राउन हो गया, तब उसके बाद हम उसे काटते हैं। तो दिस इज कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्या है? सिंपली यू आर कटिंग
एंड गैदरिंग, इकट्ठा करना ऑफ हार्वेस्टेड फूड, दैट इज योर हार्वेस्टिंग। तो इसके लिए हम लोग सिकल का इस्तेमाल करते हैं, दराती भी कहते हैं इसे हिंदी में हम लोग, सिकल। ये जो शेप है सिकल शेप है। सिकल का इस्तेमाल हम लोग जो है किस लिए करते हैं, फॉर द हार्वेस्टिंग। एंड ये तो जो है मैनुअली हो गया विद द हेल्प ऑफ द टूल। दूसरी चीज यहाँ पे कई बार हम लोग जो है मोटराइज मशीन वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। क्या कहते हैं, हार्वेस्टर। तो अब नेक्स्ट इसी के हार्वेस्टिंग के बाद एक प्रोसेस जो आती है वो है थ्रेशिंग। 11 बजे तक रहता है ना सर, 10:15 से 11:45 रहता है, 9 बजे। तो नेक्स्ट प्रोसेसिंग इज योर थ्रेशिंग। तो जब आपने कटिंग कर ली, गैदरिंग कर ली, अब उसके बाद उसमें से बीज निकालने हैं, ठीक है, ग्रेन्स को निकालना है। तो दिस बीटिंग आउट ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ये इस बीटिंग को भी हम लोग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशिंग। और कई बार हमारे पास आजकल आप देखिए ऐसी मशीनें हैं जो हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों साथ में करती हैं, इनको हम लोग कंबाइनर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कंबाइनर। भी आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ, ये रही देखिए एक पिक्चर, कंबाइन। ये कंबाइन है, ये कटिंग भी कर रही है और थ्रेशिंग भी कर रही है, दोनों प्रोसेस एक साथ। और आप देखते हैं कि ट्रैक्टर में थ्रेशर अलग से होता भी है। तो थ्रेशर का काम क्या है, बीजों को अलग कर लेना और साथ ही साथ जो स्टॉक है उसको अलग कर देना। जो और उस स्टॉक का क्या होता है, चारा बनता है। चारे को हम लोग क्या कहते हैं, फॉडर फॉर एनिमल। ठीक है, चारे को हम लोग क्या कहते हैं, फॉडर फॉर एनिमल। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूसे को हे। भूसे को क्या कहते हैं, हे। जो भूसा बनता है इसे हम लोग कहते हैं हे। तो दिस सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द काफ एंड द हे विद द हेल्प ऑफ द विंड इज कॉल्ड विनोइंग। और इसी को हम लोग कैसे, यानी जो भूसा है और जो छिलका है, दाने के ऊपर चढ़ा हुआ काफ उसे कहते हैं, उसको अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हवा की मदद लेते हैं, उसे कहते हैं विनोइंग। लेकिन ये सारी तीनों प्रोसेसेस एक साथ किस में होती है, ये तीनों प्रोसेस एक साथ इसमें होती है कंबाइन में। कंबाइन में एक साथ ये सारी प्रोसेस, इवन जो थ्रेशर है, मोटराइज थ्रेशर है, उसमें विनोइंग प्रोसेस हो जाती है। आफ्टर दैट जब ये हमारे फूड ग्रेन्स हमको मिल गए, हम इन्हें क्या करते हैं, वी यूज टू कलेक्ट देम एंड सील इट इन द गनी बैग्स। यानी हम उन्हें जूट के बोरों में सिल देते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं गनी बैग्स। तो कंबाइन क्या है, इट इज अ मशीन विच कट्स द स्टैंडिंग क्रॉप्स इन द फील्ड, थ्रेश इट एंड सेपरेट द काफ फ्रॉम द ग्रेन इन सिंगल ऑपरेशन। यानी एक बार में ही ये अलग कर देती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तुम्हारा जो है कंबाइन। द स्टैब्स ऑफ द क्रॉप, स्टैब्स क्या है, ठूटे जो रह जाते हैं, that left after harvesting are burnt by the farmers। और ये क्या होता है कि जो ठूट रह जाते हैं उसको कई बार फार्मर जला देते हैं। ये क्या है, बहुत नुकसानदेह है। क्यों, ये एयर पोल्यूशन करती है। और दूसरी चीज ये कई बार जो है आग लगने के कारणों में भी शामिल है। तो इसलिए ये अवॉइड करना चाहिए हमें, जो स्टैब्स रह जाते हैं उनको नहीं जलाना चाहिए। अब कुछ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल की बात कर लें। तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मेनली जब जो है फसल कटती तब मनाए जाते हैं, समझ रहे हैं। तो और इसमें काफी खुशी का माहौल इसलिए होता है क्योंकि भाई फसल कट रही है, यानी इनकम हो रही है, खाने के लिए अनाज आ रहा है। तो इनको कई सारे अलग अलग जगह मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल है, बैसाखी है, होली है, नवयान है, बीहू है। ये सब सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, ये आपको नाम भी याद रखने हैं। लोरी, यस लोरी, लोरी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, आई थिंक इट्स वन। बीहू तुम्हारा आसाम का। सर लोरी है, लोरी लेकिन फरवरी में होती है। फसल हार्वेस्टिंग सीजन तो जो है कि मार्च में होती है। ओके, मार्च में होती है। बैसाखी, बैसाखी, यस बैसाखी। ये सब जो है आपके पंजाब के जो है फेस्टिवल्स हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, अब क्योंकि आपने फूड ग्रेन्स निकाली तो अभी सारे फूड ग्रेन्स कंज्यूम नहीं हो जाएंगे महीने 2 महीने में, ये पूरे साल चलने हैं, क्योंकि जो फसल होती है वो साल में एक बार पैदा होती है।
तो आपको तो ऐसे पूरा साल चलाना है, तो स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज, दिस विल इंश्योर द सप्लाई ऑफ योर फूड ग्रेन्स थ्रू आउट द ईयर, और वी कैन से राउंड द ईयर। पूछ रहे हो कि बता रहे हो, अरे क्या आप लोग अपना चैट बॉक्स Sir, as you know that sanitizer is based on alcohol. Is it harmful for our body? No, there is no such kind of the study that it is harmful for our body. And yes, of course, it's not that. It's not harmful for our body. But there are rumors that it causes skin cancer, but no such study is still being done. Okay. Next is your, अब स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज से पहले हम क्या करते हैं, अपने फूड क्रॉप्स जो भी हैं उनका मॉइस्चर कंटेंट्स को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अगर उनमें नमी रहेगी तो दे विल स्पॉइल मोर इजीली तो नमी रहेगी तो स्पॉइल जल्दी हो जाएंगे। तो स्पॉइल ना हो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उन्हें सुखाते हैं। जैसे कि मक्का है, अब देखिए मक्का जो होती है, मेज जब होती है तो मेज भुट्टो को ये सुखाया जाता है धूप में, सन ड्राइंग करते हैं क्या, ताकि क्यों, ताकि उनके मॉइस्चर कंटेंट कम हो सके, और कम होने के बाद ही हम उसको स्टोर करेंगे। अगर हम मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहेगा तो जो है हम उन्हें स्टोर नहीं कर सकते हैं। मॉइस्चर कंटेंट मान के चलिए कि हम लोग उनको लेस देन 28% मॉइस्चर कंटेंट रखते हैं, 20%, 17% तक रहता है। और मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने पे क्या होता है कि फंगस की ग्रोथ होगी, मोल्ड्स की ग्रोथ होगी, जो कि डैमेज कर देंगे हमारे फूड क्रॉप्स को। ठीक है, जो कि क्या करेंगे, हमारे फूड क्रॉप्स को डैमेज कर देंगे। अब हम लोग नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, आयरन ड्रम्स का इस्तेमाल करते हैं, और नीम की पत्तियां क्या करती हैं, कीड़ों वगैरह को ग्रोथ को रोकती हैं। और एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया। ये लार्ज स्केल पे बड़े बड़े गोडाउन्स में फूड ग्रेन्स को स्टोर करती है, ताकि ये बफर स्टॉक मेंटेन रखे, जब भी कमी हो तो यहाँ से फूड ग्रेन्स की सप्लाई की जा सके। जैसे कि व्हीट है, राइस है, इन सब का बड़ा बड़ा, तो यहाँ पे ये कई तरीके से स्टोर होता है। एक तो गनी बैग्स में, और दूसरा है ग्रेनरी सिलॉस। ग्रेन सिलॉस एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग होती है, और इसमें बहुत फैसिलिटी ये रहती है कि अलग अलग स्लॉट्स रहते हैं। हम अलग अलग स्लॉट्स को अलग अलग तरह से चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से, और साथ ही साथ हम अलग अलग स्लॉट्स में पेस्टिसाइड्स यानी कीड़े मारने और जो है चूहे मारने, इन सब की दवाओं को भी अलग से दे सकते हैं। टाइम टू टाइम चेकिंग, इसमें सारी ग्रेनरी सिलॉस जो होती है इसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहती हैं। सो एंड इसमें पेस्ट किलिंग, जिसमें कि रैट आता है, इन सब किलिंग के लिए सारी फैसिलिटीज रहती हैं, तो इनको किया जा सकता है। ठीक है, और ये सब लार्ज स्केल में। फूड फ्रॉम एनिमल्स, नाउ वी कम फॉर द फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड फ्रॉम एनिमल्स की बात करें तो वी गेट द मिल्क, एग, मीट, ये सारे एनिमल्स से मिलते हैं। तो इनफैक्ट जो एनिमल्स से हमें फूड मिलते हैं, दे आर रिच इन प्रोटीन, उनका प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई रहता है, एंड दे आल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ फैट, बट दे कंटेन्स वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो इतना ये जो ये एनिमल्स का सोर्स है फूड, ये हम इन्हें अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिए कि जो एनिमल सोर्स ऑफ फूड है वो कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू प्लांट सोर्स ऑफ फूड। और मिल्क यील्डिंग एनिमल्स को हम लोग मिल्चिंग एनिमल्स कहते हैं, मिल्च एनिमल भी कहते हैं। मिल्क यील्डिंग यानी दूध देने या दुधारू वाले जितने भी जानवर हैं उनको हम लोग मिल्च एनिमल भी कहते हैं। So cow, buffalo, goat, these are some examples which used to milch animals. And dairy products आप जानते हैं ये सब लोग, बटर, चीज, कर्ड, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। मीट हमें गोट, शीप, फिश, पोल्ट्री, तो इन सब से हमें मिल्क मिलता है। पोल्ट्री gives us meat as well as the egg.
एक और एनिमल है जिससे हमें फूड मिलता है, वो है हनी बी। तो हनी बी से हम लोग को हनी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर एनिमल हस्बेंड्री। सो एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप जानिए कि एनिमल हस्बेंड्री भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है। और इसका काम क्या है? इट डील्स विद द फीडिंग, शेल्टरिंग एंड द ब्रीडिंग of the domestic animals. So this is a branch of the agriculture which deals with the feeding, sheltering, and breeding of the domestic animal, and also taking care of them. उनकी जो देखभाल रखना, उसको भी हम animal husbandry, all the practices which deals with the raising of the animals for the purpose of food and other purpose, that is known as your animal husbandry. तो प्रॉपर फीडिंग, इसके कई प्रैक्टिसेस के प्रॉपर फीडिंग है। जैसे कि फर्स्ट है आपका फीडिंग ऑफ एनिमल, दूसरा है शेल्टर है, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एनिमल फ्रॉम द डिजीजेस, एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल। ब्रीडिंग एक प्रोग्राम है टू इंक्रीज देयर नंबर। फाइनली वी गो फॉर द last topic of this chapter, that is fish as a food. So you know, fish is a very important source of the food, and people living in the coastal area, they used to consume the fish as the major part of their diet. And fish is also very rich in the high content of the protein are there. And another very important fact is that it is easily digestible, highly nutritious and easily digestible. So that's why the demand of the fish in other world is very important. So fish liver oil, which sometimes we also called as the cod liver oil. So this is very rich source of vitamin A and vitamin D. So this is also used for the medicinal purpose. Another is your fish is very good for your eyes. So if you consume the fish, you will get good amount of vitamin A and that retinol, which is good for your eyes. So this is your end of your chapter. So right now it's 11 a.m. So we are going to end up your class, and hope you are satisfied with the class. So tomorrow we are going to discuss the question answer. Another thing is that you can access this book by going on Google Book. So if you don't have the book, don't buy it. You can just simply access it for free of the cost. गूगल बुक पे जाइए, वहां पे आप अवेयरनेस साइंस क्लास 8 डालिए, और वहां पे ये एक्सरसाइजेज आपको दिखेंगी। ये सारे एक्सरसाइजेज आप करना शुरू करिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। गूगल बुक पे जाना है, उसके बाद वहां पे आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, वहां से आपको ये क्वेश्चन उतार के अपना होमवर्क करना शुरू करना है। ओके? यस सर, यस सर। ठीक, Thank you, sir. ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. ठीक है सर। नहीं, हम एग्जिट हो जाते हैं, हमको किसी से एग्जिट हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अजय।